अस्सलामुअलैकुम। समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। चंद दिन पहले हमने ये इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो आपसे कहा कि हम आपके लिए ट्रांसमिशन खुसूसी तौर पर लेकर आ रहे हैं और वोट पाकिस्तान के लिए, और आपने यकीनन हमारी बात को सुना, पाकिस्तान के लिए वोट किया, अपना फैसला खुल कर दिया। जो मैंडेट आपने सामने रखा है वो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करेंगे क्योंकि अब हुकूमत को बनना है, किस रुख पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो आपका फैसला है वो क्या दिखा रहा है और क्या बता रहा है। पोलिंग का जो वक्त है अमलन ख़त्म हुए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मगर कौमी असम्बली की अभी भी 11 नशिस्तों का नतीजा आना बाकी है। जो पार्टी पोजीशन अब तक हमारे सामने बन रही है कौमी असम्बली में, वहाँ पर एक बड़ा नंबर इंडिपेंडेंट आज़ाद अरकान का है। ये 99 है। ये मुकम्मल तौर पर एक इकट्ठा आज़ाद अरकान है जिसमें पीटीआई का नंबर ज़्यादा है और 9 सीटें हैं जो अब तक ये तस्दीक शुदा कही जा सकती हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों में नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास 74 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 53 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 17 नशिस्तें, जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास 3 नशिस्तें, मुस्लिम लीग काफ के पास 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 2 नशिस्तें हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए अब तक जो तस्वीर बन रही है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान को एक मखलूत हुकूमत मिलने जा रही है। देखना ये होगा कि इस मखलूत हुकूमत को कौन लीड करता है। हुकूमत साजी के लिए इस वक्त सबकी नज़रें आज़ाद अरकान पर हैं। हम बार बार ट्रांसमिशन में बात करते रहे कि आज़ाद अरकान कितना मैटर करेंगे, नतीजा बता रहा है बहुत मैटर करते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत गुज़िश्ता रात से राब्तों में है, मुलाकातें हो रही हैं, सोचा जा रहा है किस तरह आगे बढ़ा जाए। एक तरफ मुस्लिम लीग नून फार्मूला दे रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। बारगेन करने के लिए इनको इंडिपेंडेंट के साथ चलना पड़ेगा। कौन बेहतर पॉलिटिकल बारगेन कर सकेगा, किसकी पॉलिटिकल बारगेन की पावर बेहतर है। पीटीआई के जो हामी आज़ाद उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ वो अदालतों में जा रहे हैं, इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ वक्त लगेगा इस मंजरनामे को वाज़े होने में। मजीद कुछ दिन दरकार है जब तक इलेक्शन कमीशन बताए कि असल में कौन सा नंबर किस जमात के पास मौजूद है। दूसरी तरफ सूबों को लेकर यह कहा जा सकता है कि मंजरनामा वाज़े है। सूबा सिंध चौथी बार इलेक्टोरेट ने अपना जो एतमाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। पीटीआई वाज़े तौर पर बहुत आगे है। केपीके में तीसरी बार पीटीआई के लोग होंगे, मगर फिर सवाल खड़ा होगा वहाँ पर किस तरीके से हुकूमत साजी होगी। उनका इस वक्त सूरत हाल क्योंकि यह है कि वो इंडिपेंडेंट टिकट्स के ऊपर आए हैं, कोई जमात वहाँ पर मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान में रवायतन मुनक़सिम मैंडेट है। यहाँ पर पैनल मौजूद है। आप गुज़िश्ता हफ्ते से इनकी बातें सुन रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त जहाँ खड़े हैं इनके लिए क्या गैर मुतवक्के हुआ और क्या तवक्कुआत के मुताबिक। नदीम मलिक साहब, अबसार आलम हमारे साथ, किरण है आगे, इफ्तिखार साहब हैं, मुनीब और जैगम साहब हैं। कुछ लोग अभी नहीं हैं, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे। आगाज़ कर लेते हैं जी। वोट डल गया, गिनती भी हो ही गई, नतीजा भी सामने आ गया है। आपकी तवक्को के मुताबिक सब कुछ आगे है, ऑन द राइट ट्रैक? पोलिंग डे पे जो दिन सारा था उसमें कोई मेजर इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। कोई बैलेट स्टफिंग का या बैलेट बॉक्स चेंज होने की शिकायत कहीं इक्का दुक्का आई होगी, लेकिन लार्ज स्केल नहीं थी। 13, 18 और 24 में एक कदर मुश्तरक है। 13 में फॉर्म 14 का रौला शुरू हुआ था, 18 में आके वो फॉर्म 45 था। इस दफ़ा फॉर्म 45 के साथ 47 लगता है जो लास्ट अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, ये कौम याद कर जाएगी। जो लास्ट स्टेज है जहाँ से आरओ रिजल्ट देता है और ख़ास तौर पर वो नताइज जिनको रोका गया था वहाँ पे इश्यूज़ है। तो एक तो काबिल तशवीश बात यह है कि वो आरओ का रिज़ल्ट अगर 45 फॉर्म से मैच नहीं करता तो इसको मैच करने के लिए आपको हार्डली 24 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। मेजर अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा शिकायत आई हैं। लाहौर, इस्लामाबाद के नताइज का इशू था, लाहौर के नताइज का इशू था। बाज़ लोग कहते हैं नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीता, तो नवाज शरीफ की सीट पर कितने फॉर्म 45 होंगे? 400 फॉर्म 45 होंगे। उनको आप आरओ के जो फॉर्म 47 है उसके साथ उसको मैच करके उसका नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो यू कैन ऑडिट इट। तो आई थिंक पोलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए या सुप्रीम कोर्ट को या किसी हाई कोर्ट को स्टैंड लेकर हमें, और कराची के जो हल्के जहाँ से 17 या 18 नशिस्तें MQM को जा चुकी हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि एक सीट 3 से 18 पे जा सकती है। अंदाज़न कितने नताइज चैलेंज हो सकते हैं अब तक की जो सूरत? मेरे ख्याल में जो मेरी तजवीज़ ये है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के जो सारे पोलिंग स्टेशन हैं इनके फॉर्म 45 और 47 ये 2-3 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज नहीं है। उनको आपस में मैच करके डिस्क्रिपेंसीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जहाँ आइडेंटिफाई हो जाए दैट और पोलिंग ऑफिसर और कंसर्न जो भी ऑफिशियल है ही शुड बी पनिश्ड, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी होनी चाहिए जिसने अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये इलेक्शन फ्रॉड है, छोटी चीज़ नहीं है। तो उस इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर कोई गैर संजीदा काम नहीं होना चाहिए, संजीदा काम होना चाहिए। दूसरा, इंतखाबी नताइज के ऊपर आ जाएँ।
हम पहले दिन मैं यहाँ एक आपको सबको कह रहा था कि पॉपुलर सपोर्ट पीटीआई के लिए मौजूद है, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर क्योंकि उनकी ग्राउंड पे तंजीम नहीं है, मैं बार बार कह रहा था कि उनका रिज़ल्ट उनको एक दुश्वारी आएगी कि ये वोटर पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जा सकेंगे। ले गए। यहाँ मैं रॉन्ग था। उनकी पॉपुलर सपोर्ट जो मौजूद थी वो पॉपुलर सपोर्ट उनकी तंजीम के बगैर, उनके नुमाइंदों के बगैर, नुमाइंदे छुपे हुए थे। मैंने कुछ ऐसे नुमाइंदों से मिला था जो बेसमेंट में छुपे हुए थे, रात 12 बजे मैं जाके उनसे मिला था। लोग खुद से निकले हैं और जाके उन्होंने उनके लिए वोट किया है। जो इसको रिडिक्यूल कर रहा था, मजाक कर रहा था, वो अहमद था, क्योंकि उनके लिए जेन्युइनली लोगों ने पाकिस्तान में निकल के जाके वोट किया है। 48 या 50% अगर लोग जाके वोट कर रहे हैं, जिसकी तंजीम भी नहीं है और कैंडिडेट भी मैदान में नहीं है, तो मैं शाबाश देता हूँ उस सारी कौम को जिन्होंने अपनी पसंद से, किसी को पसंद है या ना पसंद है, लेकिन उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। एक यहाँ स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ, फिर आप आगे जाइएगा, क्योंकि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उनके अल्फाज हैं उन्हीं के अल्फाज में आपको दोहरा के बताता हूँ। उन्होंने बोला कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, ये यूनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ये आर्मी चीफ की तजवीज़ है, पाकिस्तान की मुतनव्वो सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के बेहतर तरीके से पेश करेगी। तो ही सजेस्टिंग समथिंग, आर्मी चीफ सजेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को कि एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म। मैंने तो कल भी कहा था कि बेहतर है पॉलिटिकल फोर्सेस अपना ग्राउंड पास रख के फैसला कर लें, वरना फिर फैसला हो जाएगा। अब सर साहब मुझे ये बताइएगा, आपकी तवक्को के खिलाफ इस पूरे सर अभी तो यही पूछने लगी, आपकी तवक्को के खिलाफ कितना हुआ जो नताइज आए अब तक के? दूसरा इसको कमेंट कर दीजिएगा कि क्या वाकई मखलूत हुकूमत के लिए जो मुलाकातें शुरू हुई हैं वो दुरुस्त रुख पर है? देखिए, मेरे लिए सरप्राइज़ था जिस तरह पीटीआई का वोटर घर से निकला और उसने जाके मोहर लगाई, इसके बावजूद कि हर एक का इलेक्शन सिंबल अलग था और बाज़ इलेक्शन सिंबल पे मजाक भी उड़ाया गया। इसके बावजूद उस वोटर ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है और उसने जाके बैलेट बॉक्सेस में पर्चियाँ डाल दी और पुरअमन तरीके से, पिछली दफ़ा की तरह कोई उन्होंने हंगामे नहीं किए, कहीं जैसे खामोश वोटर निकले, खामोश वोटर निकला है। और इसके बावजूद कि सिर्फ 42% टर्न आउट है, जो पिछले 4 इलेक्शन में सबसे कम है। ये इसके बावजूद तो अभी फाइनल जब टर्न आउट के रिजल्ट्स आएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें 48% तक है जो अभी तक की वो आई है। मैं रात जो था वो 42% ऑफिशियल नहीं है, फैफेल ने एस्टिमेट किया है कि कुड बी क्लोज टू 48। अगर फर्ज करें 48 भी है, 48 भी है, तब भी पिछले इलेक्शन से तो कम ही है ना, उससे पिछले इलेक्शन से भी कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने वोट कास्ट हुए हैं उसमें देखिएगा आप, मेजॉरिटी वोट जो है ना वो पीटीआई के निकलेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि तो ये बाकी सियासी जमातें सोचे ना, जो घर बैठे सारी हुकूमतें लेके बैठी हुई थी और उनका ख्याल था कि हम कुछ भी नहीं करें, हम वोटर्स को मोबिलाइज़ भी ना करें, जलसे भी ना करें, कॉर्नर मीटिंग्स भी ना करें, लोगों को इलेक्शन वाले दिन पहुंचाएं भी ना, तो उनका वोटर इतना कमिटेड क्यों नहीं था जितना कि कुछ आगे बढ़ रही हूँ। चलिए अब नहीं ठीक है आखिरी दिन ठीक है, चलें किरण, जो बात इन्होंने की है सरप्राइज था इनके लिए, खामोश वोटर जिसके बारे में सबकी तज्जियत है कि इनके पास कोई ग्राउंड पर स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपके ख्याल में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज कोई नतीजा भी हो सकता है, क्या बना? और जिस रुख पर इस वक्त अभी जिम्मेदारी की बात की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है कल रात से जिस पे वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो दुरुस्त सहमत है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हर कोई बात कर रहा है आज़ाद उम्मीदवारों के लिए। मेरी नज़र में आज़ाद उम्मीदवार नहीं, मेरे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है कि उनका पलड़ा जिस तरफ होगा हुकूमत उसकी बनेगी। और जहाँ तक मुत्तहिद की बात की, सुबह मैंने भी देखा था जिस तरफ मलिक साहब ने इशारा किया, तो बेसिकली वो पीपल्स पार्टी की क्यों नहीं बन जाएगी फिर? लेकिन आज अगर आपने बिलावल के स्टेटमेंट अगर देखा तो बिलावल बड़े क्लियर हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो अभी ये नहीं कह रहे हैं। उनसे बार बार ये सवाल किया जाता रहा कि आप वज़ीर आज़म हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद करदा वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन मखलूत हुकूमत होगी। तो वो एक पुख्तगी होती है ना सियासतदान की, मुझे बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट से वो पुख्तगी नज़र आई। जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि लोग आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल होगा। और जो मुत्तहिद हुकूमत की बात की जिस तरफ मलिक साहब इशारा कर रहे थे, तो नंबर्स हमारे सामने हैं। किसी की भी सिंगल मेजॉरिटी के साथ तो हुकूमत नज़र नहीं आती है ना, किसी के भी नंबर्स ऐसे हैं ही नहीं। अगर आज़ाद उम्मीदवार भी आपके 92, 93, 99
99 है, लेकिन उसमें 11 जो है वो इलेक्टेबल्स है और बाकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। तो किसी के भी नंबर इतने तो है नहीं कि वो सादा अक्सरियत में हुकूमत बना सके। पीपल्स पार्टी होगी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ जो मैं बार बार ये बात करना चाह रही हूँ लेकिन इत्तेफाकन मैं कर नहीं पाती, कल भी बार बार नतीजा आ रहा था, तो आज मुझे मौका मिल रहा है क्योंकि नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें इस दफ़ा वाली जितनी भी ये प्रैक्टिस हुई है ना, इसको कम से कम किसी न किसी नतीजे पर तो हमें इसको खुशाइन समझना चाहिए, क्योंकि वो एक बात हो रही थी कि कोई इंजीनियरिंग तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, वोट बैंक में कुछ ना कुछ तो मसला होगा। तो अगर कुछ ना कुछ मसला होता तो ये जो आज़ाद के भी हम नंबर्स देख रहे हैं 90+ पे हम जा रहे हैं, 100 तक पे हम जा रहे हैं बशमूल इलेक्टेबल्स, वो शायद नंबर फिर हमारे सामने ना होता। तो एटलीस्ट हमें जो भी नंबर हमारे सामने आया उसको हमें कहना तो चाहिए कि इफ्तिखार साहब आगे बढ़ें। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के बात आपके लिए क्या रही? और वही सवाल जो मैं सबसे कर रही हूँ, ये जो हुकूमत साजी के लिए जो कोशिश शुरू हुई है आपके ख्याल में दुरुस्त सिमत पर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके रोल के बगैर कुछ नहीं होता। जो कागज़ में आपने हमें बताया है फिगर 99 आपने कहा है कि कोई आज़ाद हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पे अब इतराज़ हो रहा है सहाफ़ियों पे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो रहा है कि हमारे जो आज़ाद हैं, जिन लोगों ने उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा नहीं, कभी उनसे तल्लुक़ नहीं है, उसके बारे में मीडिया बड़ा खामोश है। और ये बड़ा अहम सवाल है और मीडिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि दो किस्म के आज़ाद हैं। और हमने कल कोशिश भी की यहाँ पे अपनी ट्रांसमिशन में कि जो PTI के सपोर्टिव चाहते हैं, हमने आगे एक डैश भी लगाई ताकि हम उस को डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसी से सारी गेम बन रही है। जो बात आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 99 अगर 19 अगर आप देते हो 53 पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ओके, और MQM 17 बिल्कुल राइट। यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट 9 लिखा है, वो कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि 12 उनके हैं। ओके, लेट्स गो टू द JUF, द साफ ज़ाहिर है कि दे विल गो विद द PMLN। देन नेक्स्ट वी गो टू द PMLN, जो ये 3 सीटें गुजरात की हैं। देन वी गो टू द IPP, डेफिनेटली दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देन देयर इज BNP एंड देयर इज ए BAP, देयर इज अ BAP। तो अगर इनको लगे ये जो हमने कोशिश करनी शुरू की ना, उन वजह आज़ाद कमाल करके 99 अब उनकी मौजूदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इम्प्रेशन इज़ रॉन्ग। बिल्कुल सही है। उसके मुकाबले में ये लोग जिनका मैंने तस्करा किया, ये 110 11 बनते हैं, तो फिर मुकाबला क्या है 99, अगर वो सारे वो हैं उस पर भी डाउट क्लियर हो रहा है, वर्सेज 110। जब तक पीपल्स पार्टी नहीं आती, सो द पीपल्स पार्टी हैज इमर्ज एट द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दीज इलेक्शन। दुरुस्त हो गया, वही फैसला करेगी। ठीक हो गया, और उसके बगैर फैसला हो नहीं पाएगा। और एक फैसला जो कहा गया है, किसने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, कोर्ट किया है, यूनिटी गवर्नमेंट का जो तस्वर है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हुआ यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटी गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता था। नेशनल नहीं, बट यूनिटी या नेशनल में फर्क है। वो देखिए ना, फौज का लैंग्वेज है ना, यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, इस किस्म का। आपकी तरफ आऊं कि आजाद, एक सेकंड मुकम्मल करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। नाउ देयर आर 3 फोर्सेस, 3 हमारे पास, एक वो जो आज़ाद है, एक वो जो मैंने आपको काउंटिंग करके दी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसको सामने रख के डिबेट आगे ले। गुज़िश्ता रोज़ हमने यहाँ पे जब सबसे पोल भी कराया और पूछा भी, तो पीपल्स पार्टी ही और जरदारी साहब भी ऐसा लगा कि लीड करेंगे पूरी सूरत हाल को, और फिर वो रात हमें बात कंफर्म होगी कि वो करने जा रहे हैं इन चीज़ों को लेके। आज़ाद का जो नंबर है, इसमें बहुत ये भी एम्बिग्विटी है एक तरह से, उसकी बहुत ही क्लैरिटी की ज़रूरत है। जहाँ PTI का एक लीडर खड़ा और पीछे एक लाइन बने, आपके ख्याल में कितना अहम है? और फिर ये भी खबरें मौजूद हैं कि बहुत से ने तो अंडरटेकिंग दिए हुए हैं, ये आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट का रोल अब कितना अहम हो गया और कितना बच जाएगा PTI के पास? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, सबसे अहम रोल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का है। वो सबसे बड़ी और ताकतवर फोर्स हैं इन इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। वो इसलिए कि जो भी राब्ते होंगे और जो भी यूनिटी गवर्नमेंट होगी, वो उसको पाकिस्तान की मुक्तदरा की बाकायदा तौर पर ब्लेसिंग हासिल होगी। और जिस तरह हमने आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आज सामने आया, जो नदीम मलिक साहब ने कोट किया, दैट टेल्स कि जो वहाँ पर सोच है वो ये कि एक यूनिटी गवर्नमेंट हो, सब स्टेक होल्डर्स हों जो सब जिम्मेदारी लें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और तमाम जमातों को इसके अंदर पीपल्स पार्टी हर एक अपने मैंडेट के हवाले से है ना, पीपल्स पार्टी ने बहुत कमाल काम किया है कि उन्होंने चौथी दफ़ा सिंध में अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। 54 नेशनल असम्बली की सीटें उन्होंने ली हैं
और जरदारी साहब बेशक और बिलावल साहब की एग्रेसिव कैंपेन की वजह से भी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। मुनीब साहब, क़तः कलामी की इजाज़त, इस वक्त हमारे सामने इंडिपेंडेंट 37% 37% के साथ आ गए, नून लीग 27% और पीपल्स पार्टी 19%। आपने एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर दी, ये इंडिपेंडेंट किधर होंगे इस यूनिटी गवर्नमेंट में? देखिए वो डिपेंड करता है कि मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर तो ये इंडिपेंडेंट्स वो हैं 100%, अभी ज़ाहिर बात है क्योंकि खार साहब ने एक वाइटल पॉइंट रेज किया है कि हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट्स कौन से हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। नेचुरली उनकी वो किस तरफ जाएंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि PMLN से नाराज़ थे, क्या वो वापस PMLN के अंदर शामिल होंगे, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ा। चंद MPA साहिबान को मैं जानता हूँ, एक शायद खुरम खान विर्क भी है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो शायद सियालकोट की साइड पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से लड़े और जीत गए अपना MPA का इंतखाब। जारी बात है वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन अगर वो जीत गए हैं तो फिर वो पार्टी के अंदर आएंगे या पार्टी उनसे रब्ता करेगी, क्योंकि पार्टी को तो एक एक वोट चाहिए, एक एक सीट चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इस पूरे इत्तेहाद की जो फेविकोल साबित होगा, यानी जो एडहेसिव जिससे जोड़ी जाती है ना चीज़ें, वो आपको मिलेगा पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से, ठीक है जी, और वो इसको जोड़ेगा और वही इसको चलाएगा। अब ये जिस तरह दुरुस्त कहा, आपने अहम नुक्ता दिया मुझे आगे, वो जो आपने बात कर दी ना जोड़ने जुड़ाने की, ज़ैगम साहब, ये जो दोनों जमातें बैठी हैं, अब कमेंट आप दे सकते हैं उसके ऊपर भी, आपने वो भी एड्रेस करें जो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। मैं तो समझी वही कह रही कि इतना अहम नुक्ता दे दिया है। मैं वही पूछने जा रही हूँ, उसी जुड़ाव पे इन्होंने तो अपनी राय का इजहार कर दिया इसी एक जुमले में। ज़ैगम साहब, ये दोनों जमातें जिस रुख पे आगे जा रही हैं, ये खुद से जा रही हैं, ये इनके जोड़ कर ले जाया जा रहा है, और क्या ठीक कर रही हैं? देखिए, दोनों जमातों के इस वक्त जो पॉलिटिकल चॉइस है, इसके अलावा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास एक चॉइस ये है कि वो पुरानी PDM जैसी एक अरेंजमेंट में जाए या PTI के साथ जाए। PTI के साथ जाना उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको इजाज़त भी नहीं मिलेगी और उसकी अपनी पॉलिटिक्स भी इजाज़त नहीं देती, उसकी अपनी भी मेमोरीज़ बहुत इसके बारे में बहुत तकलीफ दे है, और PTI भी उनके साथ नहीं बैठना चाहेगी। जब आपने PDM में ही जाना है तो अब जिस तरीके से दुनिया भर में पार्लिमानी जमातें जब हुकूमत मिलकर बनाती हैं तो वो बार्गेन करने की कोशिश करती है। पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेगी, मुस्लिम लीग नवाज भी सबसे ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेगी, मौलाना को मत भूलें, उनके पास भी अच्छी सीटें हैं, MQM भी बड़ी टफ बार्गेन करने वाली है। तो ये सब अपनी अपनी बार्गेन करेंगे और एक नतीजे पर पहुँचेंगे। और सबसे अहम फैक्टर होगा रेफरी का, कि रेफरी की भी तो कुछ ख्वाहिशात हैं ना, कि इस वक्त जो नया हाइब्रिड सिस्टम है उसको चलाने के लिए ऊपर कौन होना चाहिए, उसका वज़ीर ख़ारजा कौन होना चाहिए, उसका जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, उसके बगैर तो जो एक मॉडल बनाया गया अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के इकनॉमिक रिवाइवल का, वो तो नहीं चल सकता। तो इसलिए तमाम फैक्टर्स होंगे, पार्टीज़ की अपनी ख्वाहिशात भी अहम होंगी, किस तरीके से वो आपस में बार्गेन करते हैं, और मुक्तदरा ने क्या सोचा है कि अहम ओहदों पे कौन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हुक्म आएगा तो फिर हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, पोर्टफोलियोज भी बता के भेज दिए जाएंगे कि इनको मुझे इजाज़त दीजिए, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल जो पहला पूछा था, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। देखिए, इस वक्त जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ थी वो ये थी कि हमारी एक बड़ी पार्टी बगैर इलेक्टेबल्स के इलेक्शन में गई, ऑलमोस्ट विद 0 इलेक्टेबल। ये बहुत बड़ी बात है, इससे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स रीडिफाइन हुई है। हमने जो अंदाजे लगाए थे वो जिस तरीके से हम पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं उसके मुताबिक लगाए थे, क्योंकि इलेक्टेबल के पास अब होता है। जो ये लोग आए ये इलेक्टेबल नहीं है, नए हैं, ये सिर्फ पार्टी का वोट लेने गए थे, इनके पास अपने वोट नहीं थे। इलेक्टेबल के नीचे राब्ते होते हैं, उसके पास बिरादरियों का वोट होता है, उसके पास धड़ों का वोट होता है। तो ये नई इस तरह से थी कि नए इलेक्टेबल्स आ गए हैं, वो PTI जो 11 में इलेक्टेबल्स तलाश कर रही थी, अब उसके अपने इलेक्टेबल्स। देखिए, इलेक्टेबल दो बातें होती हैं इलेक्टेबल की, एक तो इलेक्टेबल का अपना वोट बैंक होता है, और दूसरा होता है कि इलेक्टेबल की वफादारी नहीं होती सियासी जमात। मुझे जी ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले बता दें ज़ैगम साहब के साथ जो एक नशिस्त खाली है ये तलत हुसैन साहब की, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि याद कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू मैंने कहा शायद वो आ जाए, शायद देख के ही आ जाए, वो हमें सुन ले, कहीं बैठे तो यहाँ पहुंच जाए कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अहम पोर्टफोलियोज और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार उन 2 बड़ी जमातों में से कौन कौन हो सकता है जो कि इस वक्त गुफ्तगू में मसरूफ है। इस ब्रेक के बाद
समा के इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं कि बेहतर वज़ीर आज़म कौन होगा। आगाज़ करूंगी अबसार साहब से, क्योंकि अबसार साहब पूरी ब्रेक में बहुत खामोश हो गए। उन्होंने कहा आपने मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दी तो मैं अब स्विच ऑफ हो गया हूँ। सर अगर आप स्विच ऑन करें तो दोनों जमातें, बिलावल तो कह रहे हैं मैं पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ वज़ीर आज़म के लिए, मुस्लिम लीग नून के पास बेहतर उम्मीदवार कौन है? देखिए मैं स्विच ऑफ नहीं हुआ था, वो फ़ोन पे कुछ आपने जैसा कहा था मैंने वैसे कह दिया। नहीं मैंने देखें आप काश मैंने जो कुछ और भी कहा वो भी कह देती, वो भी बता दें फिर लोगों को। आप बताएं मैं कह दूंगी। नहीं बताएं, आपको नहीं पता कि ये आयशा दूर से देख के फ़ोन नीचे गिरा देती है। हाँ और भी बताएं, वो भी बताएं ना स्टेशन पे गाड़ी कैसे रुकती है। नहीं आप डायरेक्ट चकलाला पे आइएगा सर, इधर ही मैं डायरेक्ट चकलाला पे इसीलिए आई हूं जी। ये हम पिंडी और जेलम के दरमियान में फंसे हुए हैं, ये बीच में लाहौरी जवाब देने का भी टाइम लग गया। चकवाल ने आपके लिए केस लड़ा है और आप मतलब चकवाल केस ही लड़े, मुझे ना लड़ जाए कहीं जाते। चकवाल की बड़ी मेहरबानी भाई, मुझे रास्ते में ना लड़ना। ओके क्योंकि भाई अब तो चकवाल ही चकवाल है, हर तरफ चकवाल है। आगे चलो, वक्त कम है। कौन उम्मीदवार है? किसकी बात कर रही हैं? दो जमातें बात कर रही हैं, फार्मूला दे रही हैं। वो कोई खबरें ये भी हैं कि एक दूसरे को कोई सदारत के उम्मीद कह रहे हैं कि आप रख लें, कोई कह रहा है वजारत उज़्मा मुझे दे दें। मैंने वजारत उज़्मा की बात की। सच सुनना चाहती हैं? नहीं, क्योंकि आप गलत बात कहना चाहते हैं। नहीं मैं गलत बात नहीं कहूँगा, मैं डिप्लोमेटिकली भी बात कर सकता हूँ। नहीं फिर आप सच ही कह रहे हैं। सच मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी शिद्दत के साथ और जितनी ऊंची आवाज़ में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, बिल्कुल उससे साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या उनका नाम ले रहे थे इस कोalition गवर्नमेंट में? मुहावरा भी है इस पे। छोड़े क्या इश्तिहार छापे थे फुल पेज के, पीएम नवाज शरीफ इश्तिहार छापा। मैं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल जल्दी से, फिर बेहतर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर? देखिए बेहतर वज़ीर आज़म कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। मैं आई एम सॉरी, मैं कौम को कोई अच्छी बात नहीं बता सकता इस वक्त, ना आप लोगों को। जो मुझे मेरे अपने तजर्बे से जो नज़र आ रहा है वो आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो जिसने ये उस्तरों की माला अपने गले में डालनी है वो बड़े शौक से डाले, ठीक है। लेकिन और इस तरह के आपने फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहा शुरू में, ये फ्रैक्चर्ड नहीं है, स्प्लिट है। स्प्लिट मैंडेट में इन हालात में इस मुल्क को कोई नहीं निकाल सकता। अगर सादा अक्सरियत किसी जमात के पास होती, वो सबको साथ लेकर नेशनल गवर्नमेंट बनाते, यूनिटी गवर्नमेंट बनाते, वो और बात थी। यहाँ हुकूमत डे टू डे चलाने के लिए आपको 10, 15, 20, 40 वोटों पे डिपेंड करना पड़ेगा। आप एक फैसला भी नहीं कर सकेंगे वज़ीर आज़म साहब, और हुकूमत वज़ीर आज़म की नहीं होगी, वो वज़ीर आज़म वहीं शाहराए दस्तूर का ही होगा जितना भी होगा, उसके अलावा नहीं। मलिक साहब ये जो उस्तरों की माला है कौन पहन ले तो जरा बेहतर रहेगा और चीज़ें कोई चल भी जाएंगी कि मामला आसान नहीं है, और उम्मीदवार कौन बेहतर? एज ए मेट्रो प्रिंसिपल नवाज शरीफ को पहननी चाहिए। वो पाकिस्तान आए इसलिए थे कि उनको वज़ारत उज़्मा की एश्योरेंस दी गई थी। हुकूमत चलाई नहीं जाएगी, अब सार की बात ठीक है, जितनी जब्तियाँ और पाँव को हाथ शहबाज शरीफ लगा सकते हैं नवाज शरीफ नहीं लगा सकते, तो लेकिन असूली तौर पे बनना उसको चाहिए। जो एक ट्रबल है इस सारे कोलिशन या यूनिटी गवर्नमेंट जो भी नेशनल गवर्नमेंट बनती है, 11-12 पार्टियां मिलकर PDM 2 बनाएंगी। मैंने कल भी कहा था कि ये PDM 1 डिज़ास्टर था तो ये डिज़ास्टर प्लस होगा, क्योंकि आपको जितने लोगों को अंदर शामिल करना है उनको या वजारतें देनी है या उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है जहाँ उनका कमाई का जरिया रहे, और ये पाकिस्तान के लिए तबाही का रास्ता है। लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट का जब हम तज़किरा करते हैं या नेशनल, तो उन जो 90 या 100 आज़ाद जीतों में उनको लोटा नहीं बनाना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कोई ना बनना चाहे तो एक बड़ी उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसी गवर्नमेंट के अंदर। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है तब चले जाओ। ब्रेकिंग न्यूज़ एक अहम खबर इस वक्त दे रहे हैं। एक बड़ी मुलाकात होने वाली थी कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान। ये मुलाकात जो आज होना थी आज मुलतवी हुई है, अब कल मुतवक्के है। अहम खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, कायद नून लीग नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात अब नहीं हो रही है। ये मुलाकात अब कल मुतवक्के है और कल ही होगी। देखना यह है कि मजीद क्या बैक एंड पे भी करने की जरूरत है ताकि मुलाकात के लिए बैठें तो आसानी हो। और उम्मीदवार कल की एक मुलाकात भी हमारे सामने आई थी जो डिगरा वजीर आला के घर पर होने की बात हुई थी, तो आज जब बिलावल साहब से उसके बारे में कंफर्मेशन मांगी गई तो ना उन्होंने उसकी तस्दीक की और ना उन्होंने इसकी तरदीद की। तो जब बीच की बात फिर हम समझ जाते हैं कि बीच में क्या होता है। अभी जो आप खबर दे रही थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक और मशवरा आ रहा है PMLN के लिए, और वो आ रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो सीनियर आदमी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो वो वजारत उज़्मा देखने के बजाय सदारत की तरफ देखें। उनके लिए सदारत का ऑप्शन ज्यादा बेहतर हो सकता है। पीपल्स पार्टी गालिबन चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मलिक साहब इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। वो जो मरी मंसूबा या मरी में मलिक साहब कोई मुआहदा वगैरह हुआ था
कोई वो 2.5 साल वाला मुआहदा कुछ हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि मामला कुछ उस तरफ जाने वाली जैसी सिचुएशन होने जा रही है। और यही फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं होनी। जी और इसी तरह का कुछ, हाँ, और इसी तरह का कोई फार्मूला बनने जा रहा है, शायद वो 2-2.5 साल वाला फार्मूला बनने जा रहा है। लेकिन मैं अग्री करती हूँ मलिक साहब की बात से बहुत, क्योंकि हमने वो 16 महीने देखा है, वो ब्लैकमेलिंग देखी है, वो 100-150 वजारतें देखी हैं, हुकूमत में कुछ होते भी नहीं देखा। तो आपकी एक बात याद दिलाई अफसार साहब ने, मैं आपको आपकी बात याद दिलाती हूँ आज से 4 दिन पहले की, जब आपने कहा था नियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ भी हम जाते हैं ना, तो उसमें अगर नियत होगी तो फिर तो शायद मामला चल जाएंगे, अदरवाइज फिर पीडीएम नजर आएगी। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में कौन बेहतर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है? क्या फार्मूला एक दूसरे को दे रहे हैं, चल पाएगा? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखता है और 2 पार्टियों ने उस पर दस्तखत किए हुए हैं, और जाहिर तो वो यही करते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उनका यकीन है। अगर उस फार्मूले पे चलें तो मामलात उलझने के बजाय सुलझ जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वही लोग उसके वज़ारत उज़्मा का बेहतर उम्मीदवार कौन? मेरे सामने अभी आया कोई, आप नाम 2-4 नाम दे दें। नहीं तो आप वो उसको क्यों भूल जाते हैं? वो 99 का क्या वो नहीं हो सकता उनमें? वो शमजाना कोई खातून, बड़ा अहम सवाल है कि उनका अपना बड़ा मेरा भी बड़ा अहम सवाल है कि वो भी इसमें सारे खेल में शामिल हैं, और उनकी तादाद भी अब तक जो बताई जा रही है बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आइए उनके बारे में भी बात करें। वो गालिबन किसी खातून एमएनए को पेशावर की उनसे तल्लुक़ है, उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी तो बात कर लें। और ये जो जमातें हैं, इसके बारे में हमारे दोस्तों ने कहा को शमदाना का नाम आता है, कल से बार-बार नाम कर ले रहे हैं, बिना नाम लिए बात कह देते हैं कि नाम ना लेना पड़े उनका। ठीक है, असल में मुझे नाम आता है, इससे बोल दिया। हाँ, वो शी माइट बी वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो फिर 3-4 हो गए ना, फिर ऑप्शन। चलिए इनमें से बता दें बेहतर कौन है। मरियम को भी ले लेना। नहीं, मरियम सवाल नहीं पैदा। आई डोंट थिंक मरियम एट दिस स्टेज इस रिजल्ट के साथ मरियम नाम दे, मैं आगे जाऊं तो मैं ये जबरदस्ती तो मत करो ना। अच्छा, नहीं देना फैसला भी तो करना है। नो कमेंट्स। इसने बोल दिया मरियम, अब मैं उसको उसके बारे में कुछ कहूं या नहीं कहूं? मैं क्यों? अच्छा, मैं नहीं रख रहा। अच्छा, बात ये है, सिंपल सी बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने वाले लोग फैसला करें। चलें मुनीफ साहब, आपके ख्याल में बेहतर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार अगर कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, कौन हो सकता है? और जिस फार्मूले पे चल रहे हैं, चल जाएगा? देखिए, अगर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में जो पीछे कुछ अरसा हुआ है, जो लिंच पिन होती है ना किसी हुकूमत का, वो सियासी फैक्टर्स नहीं होते, वो गैर सियासी फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी निज़ाम के अंदर लिंच पिन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। और अगर वो हिल जाए तो फिर निज़ाम दरम बरम हो जाता है, हर चीज़ गिर जाती है। इमरान खान साहब के साथ यही हुआ। फिर आपने पीडीएम की हुकूमत भी किस तरह बनाई गई और क्या हुआ वो भी सामने। तो अब भी कह रहे हैं पीडीएम 2 है। हाँ, पीडीएम 2 है। तो मैं सिर्फ इसमें कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा अच्छा वही, अगर जिस तरह नदीम मलिक साहब ने कहा कि जितनी जी हजूरी है, जितने अच्छा वो शहबाज साहब का है, उनका मतलब एक तरीक़ाकार और है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ऑल्दो शहबाज साहब भी इंडोर्स करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है, और वो जिस तरह उन्होंने कल भी अपनी तकरीर में कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तो लड़ाइयाँ नहीं लड़नी और वाकई मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लड़ाइयाँ लड़नी है छोटी छोटी इशूज़ के ऊपर, और फिर अगर टर्फ वॉर्स भी करनी है कि ये काम तो हमारा है, ये हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये क्लेम तो हमारा है, या ये चीज़ हमारी है, ये हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये उस वक्त तो हो सकता है जब आपके पास 2/3 अक्सरियत हो और आप तगड़े हो मैंडेट के वाले से। वैसे तो उस वक्त भी जब किया गया तो फिर भी प्रॉब्लम हुआ, तो आउटसोर्स कर दें सारे मामलात। लेकिन नहीं, अभी क्या है फ्रैंकली देखिए, अभी आपने अपना जो सियासी मामलात है बहुत ज़्यादा आउटसोर्स भी हो चुके हैं, और आउटसोर्सिंग से ज्यादा मेरे ख्याल में वो तो अब आपके पास अवेलेबल भी नहीं है। शहबाज साहब का नाम दे रहे हैं आप? मतलब मैं शहबाज साहब का नाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपके सामने एक इक्वेशन रखा हूं। आप किसको वजीर आज़म देखना चाहेंगे वो बात करें? मेरी मर्जी से नहीं आएगा ना कोई वजीर आज़म। राय मांगिए, आपकी मर्जी से कौन सा कुछ आना है वैसे। मैं किसी के नहीं दे रहा जी कि कौन आए, मैं तो आपको बता दिया वर्केबल मॉडल्स क्या है। एक छोटी सी मैं मुदाखलत करूंगा इस सारे में, ये भी शामिल कर लीजिए कि कल 24 पिटीशन आ रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, इन सबको सामने रख के देखेंगे ना प्राइम मिनिस्टरशिप तक जाने के लिए। ठीक है, लगता है एक लंबा वक्त लगेगा क्योंकि 10 दायर हो गई, अगर और दायर होनी है तो अभी तो फिर नतीजों का इंतजार ही रहेगा। देखिए, इस वक्त तो हमें यही नजर आ रहा है कि पीडीएम जैसी एक कोalition बनेगी और ये लोग पीटीआई के साथ। आपको नहीं सुनाना इसलिए मुझे कान में सुना रहा है। जी ज़ैगम साहब, प्लीज ज़ैगम साहब मुकम्मल। मैं नहीं समझता, आपको ब्रेक में सुना दूंगा, लेकिन अगर आप वादा करें
कि आप मुझे भटूरे खिलाएंगे लाहौर से जिस तरह आपने नाश्ता करवाया उससे मुझे। ओके डन। मैं नहीं बोल रहा। अब उनका इतराज़ हो खज्जे दे पाए खा के आए हैं ये। सॉरी, आपको पता है? बोले जावेद साहब, प्लीज। उसको फोन आया, उसने सुना, उसकी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं प्लीज नहीं, फोन सुन लेना। सुन लिया, फारग भी हो गया, बंद भी हो प्लीज, गया। प्लीज जावेद साहब प्लीज। देखिए, मैं नहीं समझता कि मुक़्तदरा पीपल्स पार्टी को लीडिंग पार्टनर, मेन पार्टनर बनाएगी नई कोalition का। तो कोalition में जो लीड पार्टनर होगी वो मुस्लिम लीग नवाज ही होगी, और इस बात से पीपल्स पार्टी को रिकंसाइल करना पड़ेगा, जूनियर पार्टनर बनना पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग नवाज के पास होगी, किसके पास होगी ये मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला करना है। मेरे ख्याल में दोनों भाइयों के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा होगा नहीं। आपने मेरी राय पूछी है, मियां नवाज शरीफ के साथ पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है इस वक्त। दिलचस्पी उनकी 2013 में भी नहीं थी, अब बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक अलामती तौर पर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सिर्फ एक शख्स को अलामती तौर पर अपनी हैसियत रिडीम करने के लिए वज़ारत उस्मा जैसी सीट देना पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। उनकी सेहत एनर्जी अलाउ नहीं करती। शहबाज शरीफ अभी हमें कारनामे दिखा चुके हैं 16 महीने। ही इज अ गुड मैनेजर। फिर और ऑप्शन क्या है उनके पास, नून लीग के पास? बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं। एहसन इकबाल को बना दे वजीर आजम, ऐसे क्यों नहीं बन सकते? ठीक, इन दोनों भाइयों से उनमें क्या कमी है? लीडर है, और भी देख सकते हैं। देखिए, इसका मतलब है आपकी गुफ्तगू कह रही है सदर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ ये क्या शर्त है? क्या शर्त है? कोई शाही निजाम है? ये कोई उस्मानी सल्तनत है कि खानदान से बाहर किसी के पास बादशाह जा नहीं सकती? ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पहले भी बना चुके हैं। दोबारा किसी को बना दें, किसी ऐसे आदमी को जो एनर्जेटिक हो। शहबाज शरीफ एज चीफ मिनिस्टर बहुत कामयाब रहे, अच्छे वो मैनेजर हैं। उनको दोबारा वो काम दें जो काम उन्होंने अच्छा किया है, जो उन्हें काम अच्छा करना आता है। तो उनको वो काम क्यों कर दे दोबारा देंगे जिसमें वो पहले फेल हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक जुमला ऐड करने की इजाजत देंगे। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फैमिली लिमिटेड से बाहर निकलकर बात क्यों नहीं होती है। तो मसला ये है कि अगर फैमिली भी अपने आप से ना निकालना चाहे ना इक़्तिदार को बाहर, तो जो पार्टी के लोग जो हैं वो खुद भी तो नहीं आते साथ। लड़ाइयां बढ़ जाती है ना, जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे झगड़े ज्यादा है ना, वो कहते हैं हम आना ही नहीं चाहते। यहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज, आपने नवाज शरीफ का नाम लिया, बाकी 3 नाम शहबाज शरीफ के गुण से सुने और सब ने शहबाज शरीफ का नाम इसलिए लिया कि वो जफ्फी डालने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। तो मैं उसको इस मामले में कोई नंबर नहीं देता क्योंकि उसके इसी उसके तर्ज हुकूमत ने पंजाब के अंदर नून लीग को डुबोया है और इसी तर्ज हुकूमत ने PDM के दौर के 16 माह में पाकिस्तान को डुबोया है। तो आपको हर सूरत में येस मैन या रबर स्टैंप नहीं चाहिए होता। लीडर वो होता है जिसको पाकिस्तान का मुफाद है। तो इन दोनों से निकल के भी तो फिर बाहर निकल जाए पार्टी के अंदर से। कोई और लोग भी तो है ना, उन्होंने एहसन कहा बाकी 70 बंदे इनके जीते हैं ना, उनमें कोई और तो इस काबिल होगा ही ना। एहसन इकबाल भी अमेरिका से वॉटन बिजनेस स्कूल से पढ़ के आया हुआ है, किसी खोती स्कूल से मेरी तरह नहीं पढ़ के आया हुआ। तो एटलीस्ट गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी अगर वो डिजर्व करता है तो। चले जी, हमारी ये गुफ्तगू जारी है, कौन बेहतर उम्मीदवार हो। अब उम्मीदवार अगर बेहतर मिलेगा, एक ऐसा वजीर आजम आए जो मामलात और चीज़ों को लेकर चलेगा, तो ही मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई वो बोझ जो आगे सामने पड़ा है वो उठाने के लिए ये बेहतर फैसला कर लेंगे और उस बोझ को हैंडल कर लेंगे? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है, मगर फैफन जो कि देख रही थी हमारे इलेक्शन को बतौर मुबस्सिर बड़े गौर से, उनकी जो मुशाहिदा रिपोर्ट जारी की गई है उसके चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। करीबन 6 करोड़ से ज़ायद लोगों ने वोट कास्ट किया है, टर्नआउट 48% रहा है। मगर जो सबसे अहम बात इसके अंदर दिखाई देती है कि सियासी जमातों ने अपना वोट बैंक या तो बरकरार रखा है या वो अब बढ़ा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बरकरार रहा है। ये मुशाहिदा रिपोर्ट है इब्तदाई तौर पर जो जारी की गई है, मगर ये भी कहा जा सकता है अभी कुछ नताइज बाकी भी हैं, कुछ चैलेंज हो गए हैं, चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं जिनका किसी सियासी जमात से ना ताल्लुक़ था ना हिमायत थी। पैनल यहाँ मौजूद है। मलिक साहब, चीज़ें जो हम कहते हैं जमहूरियत आगे बढ़ गई, लोग हमारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, हम खुद भी अपने आप को देख रहे थे कि अब की बार यहाँ पर क्या होना है वोट के नाम पर। इलेक्शन हो गए, नताइज रहते हैं, आएंगे और वक्त लगेगा, जैसे ब्रेक में इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं। जब सबके आएंगे कि कौन किस हल्के का है, किस जमात के पास कितने लोग हैं, फिर शायद हमें कोई मजमूई तौर पर शक्ल नज़र आए। ये कहिएगा, हम कह सकते हैं अब कि जमहूरियत एक कदम आगे ले रही है, या हम ये कहें कि जो हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि हम दायरों में हैं? इलेक्शन एक माइलस्टोन था, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था ना, वो ये था कि 18 में या 2002 में नून लीग के साथ जो कुछ किया गया या उससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, अब 1 साल से PTI के साथ उसको काटने की कोशिश की जा रही थी। इलेक्शन से पहले भरपूर तरीके से कोशिश की गई।
अब इलेक्शन में जितने भी उसके अरकान आ गए हैं, जो आगे जाके सीन नहीं होना चाहिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो ना हो, तब जमहूरियत आगे बढ़ेगी। हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। वो जो डिफरेंसेस से जमहूरियत यही होती है ना, आप मिल बैठ के रास्ता निकाल लेते हैं, तो वो रास्ता निकाल लें। जो हमारी कदूरतें अंदर भरी हुई थी वो उनको थोड़ा दबा दें मुल्क की खातिर, और एक रास्ता ये बनाएं कि पार्लियामान के अंदर हम भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप के साथ आगे जाया जा सकता है। केपी असम्बली में वो क्लियर कट मेजोरिटी में उनकी हुकूमत बननी चाहिए। अगर उनको वो कोई डिनाई करता है तो मैं तो आने और उसकी मजम्मत करूँगा, चाहे वो जो मर्जी जितना मर्जी ताकतवर है, मैं मजम्मत करूँगा उसकी। इसी तरीके से जो कौमी असम्बली के अंदर उनके इंडिपेंडेंट्स आए हैं, दे आर इन लार्ज नंबर्स, उनको उनका हक डिनाई करना या ये कहना कि नहीं अभी उनकी पार्टी पोजीशन तो उनके पास सिंबल नहीं है, ये इतना बड़ा झूठ है जिसको मानने के लिए पूरी कौम तैयार नहीं होगी जिन्होंने जाके उसको वोट डाला है। तो हमें कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर दोबारा मैं कहूँगा कि ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट हम करते हैं, लेकिन वो जो लोग जमहूरी पार्टियों के सरबराहान हैं उनकी जिम्मेदारी पहले है। नवाज शरीफ की, जरदारी की, वो एल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में, उनको वो एल्डरली रोल प्ले करना है, वो करें और आगे का रास्ता दें, मुल्क आगे चलेगा। अब सर साहब इतना ही आसान है वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगी? थोड़ी देर पहले बात की कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी रीडिफाइन हुई है, क्या लीडरशिप की भी लर्निंग हो गई होगी? ये एक अच्छे को एग्जिस्ट कर लेंगे एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ पार्लियामेंट? लर्निंग हो ना हो, को एग्जिस्ट करना आता है सारी लीडरशिप को। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि को एग्जिस्ट सिर्फ इक़्तिदार हासिल करके तो ही नहीं हुआ जा सकता, इक़्तिदार हासिल किए बगैर भी तो को एग्जिस्ट किया जा सकता। क्या इस वक्त ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग के हवाले से बात करता हूँ कि वो पंजाब पे फोकस करे और मरकज़ में दूसरी किसी और को हुकूमत बनाने का मौका दे? क्योंकि देखिए पीडीएम पहले आ चुकी है, उसने 16 महीने या 14 महीने, वैसे अवाम को 16 महीने 16 साल ही महसूस हुए, तो वो उन्होंने एक ये सही कहा, कैसे भूल जाए इतनी जल्दी लोग। और फिर जिस तरीके से जैसे ही वो इक़्तिदार से निकले हैं, आपने ये मशवरा बहुत दिया है पिछले 36 घंटे में सर, वो नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो ना सुने, मैं कहना बंद कर दूं? आप चाहती मैं कहना बंद कर दूं तो बंद कर फिर दूं। लाहौर के लोग तो हैं भी ऐसे ही वैसे। लाहौर के खिलाफ कुछ बोलिया सर, आप लाहौर आए हुए हैं, आपका कैसा वक्त गुजरा ये बता दें। आप इनको अच्छे नाश्ते करवाएं, नाश्ते खाने, आपको वैसे क्या खाना सबसे अच्छा लगा यहाँ? यार देखें, ये जो नाश्ते का उन्होंने जिक्र किया ना, पानी की बोतल तक नहीं इस वक्त हमें मुयस्सर। जिस दिन आए थे ये जो है ना लाहौरी, ये अफगान था ना वो अहमद शाह अब्दाली, खाली गिलास देख रहे, खाली गिलास ये देख रहे, ये है लाहौरी रंगबाजी। बात अब साहब ऐसे ना करें, अब आपने रोटी खाई है मुख्तलिफ तरह की, बहुत से लोगों के साथ अंदर बाहर कहीं नाश्ते, हम सबको बाईपास करके नाश्ते किए आपने बाहर। बड़ी ये हसन निसार साहब की टेबल कुर्सी के नीचे दिख रहा है और आपने देखे वो नहीं मौजूद, आपने उनके बारे में फिर ये बात गिलास की कर दी, ये मुनासिब नहीं है। वो सामने बात करें, मैं बताता हूँ। अहमद शाह अब्दाली, उसका पोता था शाहजमान, उसके पास कोहिनूर हीरा आ गया, मतलब अब्दाली लूट के लेके गया था। अब इस पे भी मेरे खिलाफ कुछ लोग हो जाएंगे। अब्दाली लूट के ले गया, वो हीरा आ गया शाहजमान के पास, नादिर शाह लेकर गया था, वो यहाँ लाहौर में छुपा हुआ था रंजीत सिंह के पास। तो उससे डील ये की गई कि तुम हीरा हमें दे दो तो हम तुम्हें दोबारा बादशाह बना देंगे। हीरा लेके उसको फारिग कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। किसी लाहौरी ने उसको एक मोरिया पुल है, वादा किया इनको भटूरे खिलाने का वादा पीछे सुने, एक मोरिया पुल में से उससे ना बड़ी मुश्किल नाले में से वो निकल के फरार हुआ। तो उसने उस वक्त कहा, मुड़ के लाहौर को देखा, उसने कहा लाहौरी दिखावे बुआ लंगावे मोरी। आपको तारीख का उस्ताद होना चाहिए। शाहजमान ने ये कहा, ये तारीख की हकीकत, कोहिनूर हीरा ऐसे मलका एलिज़ाबेथ के पास पहुंचा। अपना तजुर्बा बताना था, किधर मलका एलिज़ाबेथ। चले अपना तजुर्बा बता देता हूँ। मैंने कहा ना अभी पानी भी मुयस्सर नहीं है। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन वाले दिन, ये इफ्तिखार साहब मेरे सीनियर हैं, इन्होंने हमें नाश्ते पे बुलाया, जैसे यहाँ पे मशहूर है, सिर्फ आपको चले मुझे बुलाया, कुछ और दोस्त। आप अपनी भूख को कंट्रोल में रखें। मेरे ने जो वहाँ पे भटूरे खाए वो आप सुन लें। ठीक हो गया। इन्होंने जनाब बुलाया इलेक्शन वाले दिन, और वो बात सच साबित की। जनरल बाजवा ने कहा था ना कि ये कीमे वाले नान पे वोट बेच देते हैं। इन्होंने मुझे नाश्ते पे बुलाया कि मेरा वोट खरीदेंगे, मेरा वोट था ही नहीं यहाँ पे। नाश्ते पे मैं चला गया। ये कॉन्टेस्ट कर रहे थे, सुने ना, नहीं ये खुद गए ना, खुद पोलिंग स्टेशन गए वोट डालने, बस अब ये ना बताना वोट नहीं डाला, वापस आ गए नाश्ता करने बगैर वोट डाले।
हमें बुलाया और हो गया वहाँ पे इन्होंने क्या किया आप सुन लें। नाश्ता इनका माशाल्लाह सेहत इनकी ऐसी नहीं बनी हुई। इन्होंने पहले हलवा पूड़ी खाई, बुंदू खान कराची के कोयटा स्टॉल पे चाय पी, पहले हलवा पूरी खाई, फिर इतना बड़ा प्याला इन्होंने मंगवाया पायों का, उसमें कुलचे डबो के 4 कुलचे खाए इन्होंने डबो बस फिर नजर लग जाएगी, ऐसे ना करें, बहुत आप उनके इतना बड़ा लस्सी का गिलास अलग नजर ना लगाएं आप इफ्तिखार साहब को। हलवे का पूरा छन्ना जिसे कहते हैं छन्ना, हलवे इसीलिए मुझे आगे जाना पड़ता है, हलवे का छन्ना, ठीक है। उसके बाद वहाँ कोयटा में बैठ के कोयटा टी स्टॉल पे बैठ के ये लाहौर की खूबसूरती है। अगर आप पूछेंगे सवाल का जवाब देते थे, सवाल क्या था? कराची का बुंदू खान कोयटा टी स्टॉल लाहौर में, वहाँ बैठ के इन्होंने अपने किस्से हमें सुनाए मुफ्त में, क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस था, नाश्ता करवाया था। सुनने के आप बहुत क्या शौकीन करते हैं। पहले हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, पिछला पूरा घंटा साहब आप यहाँ नहीं थे, तो हमने तो कर ली गुफ्तगू जो कुछ हो रहा है। अब आप ये बताएं कि आप कहाँ थे, कितने नाश्ते और खाने आपने लाहौर के एंजॉय? अब आप कहेंगे मैं बता नहीं सकता था। नहीं, मैंने कोई इतने खाने वाने नहीं खाए, मैं दरअसल थोड़ा सा काम कर रहा था और बस मीटिंग जरा देर होगी, मैं माजरत चाहता हूँ। नदीम ने मुझे टेक्स्ट भी किया था, ओके, बस वो काम करके यहाँ पे आ गया तो खाने का इतना को मौका नहीं मिला। कमी बहुत शिद्दत से महसूस की गई, मुझे लग रहा था। ऑन एयर पुकारा गया। अच्छा, बिल्कुल उसी सदा पर मैं भागा चला आया। मेहरबानी कोई कमेंट करना चाहे जहाँ पर जहाज में बैठ के भाग के मैं जहाज से तेज नहीं भाग सकता, तो मैं आराम नाम गड्डी से आया। तो वो गुफ्तगू मैंने मिस कर दी, लेकिन आई एम श्योर। पर मैं चाहूंगी कि आप एक कमेंट जरूर कर दें कि जो मुलाकातें हो रही हैं, जिस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ठीक हो रहा है जो कुछ चल रहा है, या कोई ठीक करके दे रहा है, इनको ये ठीक कर लेंगे आगे? इतना अब आपने वसी सवाल कर दिया तो मैं सर यही सलाहियत का इम्तिहान है। ये वो सवाल है कि जिधर मर्जी ले आ जाओ पावे तुसी। आप ले जाइए जिधर मर्जी। एक तो मेरे ख्याल में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें नून लीग की क़यादत की शहबाज शरीफ साहब जिनको डिप्लॉय किया गया था, और पीपल्स पार्टी की मुलाकात की। दिलचस्प बात तो आपको बताऊं कि पता नहीं किस वजह से उन्होंने तय ये किया कि ये मुलाकात खुफिया होनी चाहिए, पता नहीं किस वजह से। हालांकि जब नवाज शरीफ जो है वो खड़े होकर अपने भाई को कह रहे हैं कि जाके बात करें, तो उसके बाद ये जो खुफियापन है वो हमें समझ नहीं आई। अच्छा, खुफिया मुलाकात का जो किस्सा मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि सबसे पहले आराम से लीक कर दी खुफिया मुलाकात। आपको पता है किसको लीक हुई और वो सबसे पहले कहाँ से ब्रेक हुई, और आपको पता है उस सबसे पहले जब ब्रेक होती है उस लिंक का ताल्लुक वास्ता क्या है। तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा स्मार्ट खेला, तो अब वो नून लीग जो है वो मज़ीद थोड़ी सी खुफिया लगने लग गई है कि भाई एक पब्लिक मुलाकात करें, कैमरों के सामने करें, आपने अलायंस बनानी है, दुनिया भर में ये काम होते हैं। तो ये खुफिया मुलाकात का किस्सा था। शहबाज शरीफ साहब उसको खुफिया समझ रहे थे और इधर से सारे के सारे टेक्स्ट मेक एंड ब्रेक में हुआ क्या? क्योंकि आज वाली तो मुलतवी हो गई, कल पे चली गई जी। वो कुछ नहीं रहा। बुनियादी तौर पर तो सारे जो है वो देख रहे हैं कि किसके पास कितने दाने हैं, यानी इंडिपेंडेंट्स जो है किसके पास जाएंगे। हमने पहले भी ये फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि आपने नून लीग ने अपना धड़ा मजबूत करके दाने ज्यादा रखने हैं और उनको कहना कि साढ़े वाले पास आओ। वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास जरा नंबर ज्यादा है तो ਤੁਹਾਡੇ नंबर पूरे नहीं हो रहे, तो साढ़े वाले पास आओ। तो जो पहले बुलाएगा उसके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस होगा। तो ये बातचीत चल रही है, और वैसे आपको भी पता है कि खाली इन्हीं मुलाकातों ने तो मामला तय नहीं करे, लेकिन जो असल खुफिया मुलाकात होनी है मामला वहां पे तय होने उसे खुफिया ही रहने दें। असली कहां पे होता है? उसे खुफिया ही रहने दें। एस्टैब्लिशमेंट बीच में इन्वॉल्व होगी ना, उस पे तो अब कितने सादा है, अभी इतना बड़ा जुमला दे चुके हैं, क्या बात है। और छन्नों की बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि ज्यादा मालूमात ना दें। देखिए उस पे तो अब साथ साथ लल्ला पढ़ लेते हैं। छनिया दी गला कर रहे थे ना, मैं पोला वो क्या बोलता था, सहाफी मालूमात देंगे क्या बोलता था ये पोला, क्या बोलता था? पोला साहब का तो फूड में इंटरेस्ट नहीं है। अफसार साहब ने इफ्तिखार साहब का खाना बता दिया, आपको क्या पसंद आया? कुछ ने मेहमान कराची के लाहौर का फूड पसंद आया? गई तो फिर मैं इन्होंने लाहौर की बिरयानी पर उस पर बहुत एतराज किया। लाहौर में बिरयानी पे सभी एतराज, बिरयानी होती नहीं लाहौर में, लेकिन हमें तो लाहौर की हर चीज अच्छी लगती है ना जी। अपनी देने कौन खड़ा मैं करता यहाँ पर अपना स्टेटमेंट क्लियर करना चाहती हूँ। लाहौर से मोहब्बत है, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कराची का। मैं कराची से नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान से हूँ। कराची का हर शहर, कराची का हर शहर मेरा है। मैं कराची के पाकिस्तान का हर शहर मेरा है, पाकिस्तान के हर शहर को वोट करती हूँ। मुझ पर ठप्पा लगा दिया गया कराची का। बड़े सगीर कराची की कॉन्टिनेंट है। तो जब सब इकट्ठे बैठते हैं और इस तरह से गुफ्तगू होती है तो कोई ना कोई जुमला या लफ्ज आगे पीछे भी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम वापस आ रहे हैं ब्रेक के साथ। ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे उस पूरी टीम से जो हम सबके पीछे है। हम 8-10 लोग आपको दिखाई देते हैं, मगर वो सब आपको दिखाई नहीं देते। हमें यहाँ बिठाने में, हमें इस तरह नजर आने में उन सब का बहुत भरपूर हाथ है। ब्रेक पे जाने से पहले
पूरी टीम आएंगे उस टीम के लिए वो सब आएंगे। तालियां बजा रहे हैं, शुक्रिया आपका, आपने ब्रेक ले लिया। अभी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से पहले कहा हम खबर दे दें कि जो मुलाकात यहाँ पर होना थी आज वो तो नहीं हुई, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। देखना यह है कि मुलाकात अब कब होगी। ये मुलाकात के लिए पूछ रही थी ना, ओके ये मुलाकात के लिए जी बिलावल भुट्टो कहा इस्लामाबाद तो गलत लिखा ना, वापस आएंगे तो फिर मुलाकात। गलत क्या ही ब्रेक लिखा। लीजिए, ब्रेक के बाद मुलाकात हम इस्लामाबाद आपसे नहीं दोबारा मिलते हैं। आप सबको एक बार फिर इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहेंगे। गुज़श्ता कई दिनों से हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन हम आप तक लेकर आए। यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें आप रोज़ देखते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें भी आपस में करते हैं, कभी कभार खफा हो जाते हैं कि वक्त कम दिया बोलने के लिए, उन सबको भी शुक्रिया कहूँगी। और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन सब लोगों से जो इस इतनी बड़ी ट्रांसमिशन को लेकर आप तक आए हैं, और आपने देखकर इस बात को साबित किया कि आपने हमें भरपूर तवज्जो दी है, बहुत गौर से देखा और सुना है। तो एक बंदे के आने के पीछे कितने लोग होते हैं, कितना बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक एक करके आपकी सबसे मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले उन न्यूज़ एंकर से कहूंगी कि यहाँ आएँ और हमारे साथ खड़े हों, हिस्सा बने। वो तमाम न्यूज़ एंकर जिनसे आप खबरें सुनते रहे, जो एक एक नतीजा आप तक लेकर आए, ग्राउंड पर होती सूरत हाल से आगाह करते रहे, 24 घंटे स्टूडियो में अलर्ट बैठे रहते हैं। जी आइए जी, हमारे साथी, हमारे वो एंकर्स जो आपके साथ 24 घंटे मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही समा के ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ हैं। कराची से असलम खान, पेशावर से महमूद जान बाबर, इस्लामाबाद से खालिद अजीम चौधरी, लाहौर ब्यूरो से नईम हनीफ साहब, आप कैसी हैं? कोयटा ब्यूरो से जलाल नूर जई, मुल्तान ब्यूरो से आमिर इकबाल भुट्टा, फैसलाबाद ब्यूरो से खुर्रम शहजाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से एक एंकर वो मैं जाती हूँ उनकी तरफ, मैं जाती हूँ। ये भी मेरी गलतियां पकड़ने को बैठे हैं, कुछ रह जाए तो ये मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है ये सब। तो हमारे वो ब्यूरो चीफ्स जो कि अपने साथ आगे रिपोर्टर्स के साथ मुंसलिक होते हैं और फिर ग्राउंड पर जो खबर उन तक पहुंचती है फिर वो स्टूडियो के जरिए आप तक आती है। जी कट कीजिएगा कनीस फातिमा के लिए, जो कि अभी भी न्यूज़ स्टूडियो में अलर्ट हैं कि अगर कोई खबर आ जाए तो वो हमें कट करते हुए वो खबर आप तक लेकर आए। चलें जी, पैन करीज फातिमा को कट कर देते हैं, हम उनको शामिल कर लेते हैं यहाँ पे, उनके लिए क्लैपिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा, इनके लिए सिर्फ क्लैपिंग नहीं, जिस तरह इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ सब ने दी है और नॉन स्टॉप, एक ये सुपरसोनिक है हमारे साथ, ये जो किरण है, ये 6 घंटे जिस रफ्तार से ये फवाद और वो शाहजेब ये सारे जिस रफ्तार से खबरें ब्रेक कर रहे थे ना, ठीक है, वो मैं तो 5 मिनट के बाद खुद ब्रेक हो जाना था। आगे बढ़ूंगी मैं, बिल्कुल ये गपशप जारी रहेगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनमें हमारे हैं जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन शाहिदुर रहमान साहब, तशरीफ लाइए सर। इनके जीएम ब्रॉडकास्ट हैं नदीम एहसान। आपकी पूरी टीम जो है उन्हें दावत देंगे यहाँ आए और ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। माशाल्लाह, टीम इतनी छोटी नहीं होती, इतनी बड़ी होती है। ये सब स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पीछे, जिसके बाद हम आपको ऐसे दिखते हैं कि आपसे बात कर सकें, आप तक तमाम सूरत हाल वाज़ेह तौर पर रख सकें। इसी तरीके से कैमरा टीम को दावत दूंगी। चीफ कैमरामैन है मोइनुद्दीन, सीनियर कैमरामैन है फरहान जैदी, और आपके साथ मौजूद तमाम ही कैमरामैन आप पैसे कुछ आगे ऑफिस में मौजूद होंगे, बहुत से हमारे ग्राउंड में यानी फील्ड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तमाम ही कैमरामैन को जो कि खूबसूरत मनाजिर, दिलचस्प मनाजिर के साथ साथ संजीदा मामलात भी आप तक लाते हैं और बहुत खूबसूरती से कैमरा वर्क करते हैं। वंडरफुल साइट। अच्छा, वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो ये सेट, लाइटिंग और ये तमाम चीजें जो आप तक लाते हैं, डिजाइन करते हैं कि किस खूबसूरती से इस सेट को बनाया जाए। ये इतना बड़ा जो हमने यहाँ पर मेला बनाया, इसको सजाया, आप तक लेकर आए। कैमरास भी शायद आपको पूरी तस्वीर ना दिखा सके, मगर इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो क्रिएटिव से हमारे साथ है हारिस इकबाल और उनके साथ टीम है, वर्चुअल की उनकी टीम है। आप सबसे भी कहेंगे कि यहाँ पर आएँ और हिस्सा बने। डिजिटल मीडिया से जीएम डिजिटल मीडिया मोहम्मद आसिम सिद्दीकी निजी मसरूफियत की वजह से ऑफिस में नहीं मौजूद हैं, मगर उनकी जगह राजा अता सुबहानी एसोसिएट मैनेजर हैं। सोशल मीडिया की टीम है, आपको भी दावत देंगे कि आगे आ जाएं, बस जगह बनाते हैं, जगह बनानी है। आवाम के दिल में जगह बना चुके हैं, अब यहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश करें। ये कैमरा इनको दिखा रहे, कैमरामैन की आप कैमरा इनको दिखा रहे, ये डिजिटल वालों को आप आगे आ जाए, आगे उठ के जा रहे हैं और जाके हमारे लिए मजीद स्पेस बना रहे हैं। इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ है जी स्केड्यूलर डिपार्टमेंट के फुरकान अली खान, मैनेजर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उन्हें भी कहेंगे यहाँ आए और हिस्सा बने। और फिर किरण और मैं तो खासतौर पे कहेंगे मेकअप डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं आसिफ शाह और उनकी टीम। हमारे नहीं, लेकिन आयशा के मुंह से सच निकल गया कि आप दोनों पे ज्यादा टाइम करेंगे तो क्या करेंगे, छेड़खानी करनी आप दोनों पे ज्यादा मेहनत लगती है। अब हम ये कहना नहीं चाहते कि आप लोगों में भी डबल मेहनत होती है, हम थोड़ा ख्याल कर रहे हैं तो वो लेकिन फर्क पता क्या है, आपकी मेहनत नजर आती है, हम पर मेहनत नजर नहीं आती। वेल सेड। अच्छा जी, हमारे साथ इलेक्शन सेल जो कि बैकबोन था, इलेक्शन सेल जिसने नताइज को इकट्ठा किया, आप तक लेकर आए। इलेक्शन सेल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मोहम्मद आकिब, जो न्यूज रूम की जिम्मेदारियों के साथ साथ इलेक्शन सेल को भी सुपरवाइज कर रहे थे। उन्हें कहेंगे कि वो भी तशरीफ लाएं और इलेक्शन सेल टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे। न्यूज रूम जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेके बैठा होता है, सबसे ज्यादा इख्तियार न्यूज रूम के पास होता है कि जिसको चाहे वक्त दे, जिसको चाहे हटा दो। अभी ये नहीं, अभी खबर चलेगी। अभी तो हमें बताया था कि तालियां भी नहीं बजानी। सबसे ज्यादा इख्तियार तो आपको पता ही है। अच्छा, मैं अब न्यूज रूम क्या बोलूं? हमारा मुख्तदिर। अच्छा जी, न्यूज रूम से हमारे कंट्रोलर न्यूज हैं हसनैन ख्वाजा साहब, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वहीद आवान साहब, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद नसीर, रागिब मुबीन। आए जी, हिस्सा बने। इलेक्शन सेल के आ रहे हैं हमारे नौजवान, आइए जी हिस्सा बने। आगे आओ ना, आगे बिलाल, आगे चलो सारे। नहीं, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। एक अच्छी फोटोग्राफ बने, बैठ जाओ प्लीज, बैठो सारे, यहाँ पे बैठ जाओ। अच्छा जी, इसके अलावा एडमिन डिपार्टमेंट है, जीएम एडमिनिस्ट्रेशन अबू बकर साहब जी। सबसे आगे चौधरी साहब को बुला के बिठाना है। हमारे जी एडवाइजर को चेयरमैन चौधरी अकरम साहब भी मौजूद हैं, तशरीफ लाइए जी। चौधरी साहब आप दरवाजे से वापस जाना चाह रहे हैं। सबसे आगे आना है सर, आ जाओ, आप आगे बैठ जाओ। एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करें। अच्छा जी, हमारे साथ हमारी समा की स्क्रीन को बेहतर से बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले हमारे मेहनती आउटपुट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उबैदुल्लाह से भी कहूंगी कि यहाँ पर आए और हिस्सा बने। ये मेरे ख्याल से यहाँ जो गेस्ट हैं इनके ठीक है जी। आप वो टीम्स हैं जो कि करंट अफेयर शोज करते हैं और मैं यहाँ पर कहूँगी अपनी टीम को भी बुलाऊंगी। मेरी टीम के प्रोड्यूसर है स्ट्रेट टॉक के उस्मान, हमारी एक साथी हैं सबा भट्ट जो कि नहीं है, और कंटेंट पे उमर जावेद और उमर बिलाल हैं। उन्हें भी कहूँगी कि स्टूडियो में आ जाएं। सारे गुलदस्ते में गेंदे का फूल लग रहा है। मैंने उसकी मज़म्मत की। सर अभी आते हैं, ठहर जाएं, अभी आपकी टीम अब उनके लिए जगह निकालनी पड़ेगी, उसकी मज़म्मत करनी। ठीक है जी, मेरा ख्याल है इजाजत है कि हम इन सब लोगों को क्लैप कर दें बिकॉज़ दे डिजर्व इट। जी जी, ग्रेट, you did it, wonderful show, back up, you did it. सर अभी बारी बारी आए, अभी लोग रहते हैं। नदीम मलिक साहब, मैं आपसे कहूंगी कि अपने प्रोग्राम की टीम को बुलाएं और किसी के बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर। इजाज और वकास, ये इजाज और वकास थ्रू आउट लास्ट 6-7 वीक्स मेरे साथ जहाँ पूरा पाकिस्तान हम घूमे हैं। इजाज और वकास जिधर हो भाई आ जाओ सामने। इसके अलावा सदफ और रिजवान दो और हैं, वो हमारे बैक एंड पे काम करते रहे। ये हम फील्ड में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए। ये जो दाढ़ी वाला है ये सबसे ज़्यादा खाना खाता है, ये वकास है। और इजाज इसके पीछे है, वो छुप छुप के खाना खाता है कि पता ना चले किसको। कौन तो छुप के खाना खाना? इजाज। इन दोनों की वजह से हम 6-7 हफ्ते फील्ड में गए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये बीमार पड़े हैं। ये परसों सुबह भी हॉस्पिटल से होके आया, लेकिन इसके बावजूद उसके बाद वापसी पे ड्यूटी पे आया, तो वेरी वेल डन। एक सिफारशी तालियां मैं भिजवाना चाहता हूँ जिस आदमी ने ये सारा कंसीव किया है, हारिस ने। वेयर इज हारिस? हारिस को बुलाया। वेयर इज हारिस? हारिस को कॉल आउट किया था। हारिस प्लीज, वेयर इज हारिस? जिसके स्टूडियो में बैठे हैं और मैंने किया है। उसको आया नहीं है। नहीं, आप जो कलर्स देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसमें उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वी मस्ट अप्रिशिएट हिम। ये मेरे बाएं हाथ में हमारे कंट्रोलर न्यूज़ ख्वाजा हसनैन साहब आ गए, साथ उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।
मोरओवर हम उसकी टीम के यहाँ पे लोग बैठे हैं एंड आई अप्रिशिएट देम कि दे हैव डन वंडरफुल कंपटीशन। एक और अहम बात जो कि हम जब ये सब बात कर रहे होते हैं तो इसको जो हमारे स्टूडियो का कंट्रोल रूम है पीसीआर वो भी कंट्रोल करता है और इसके बाद मास्टर कंट्रोल रूम भी कंट्रोल करता है। सो मैं कहूंगी कि जहां जहां किसी के पास ये वक्त है कि वो अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए उठ सकता है तो यहाँ जरूर तशरीफ लेकर आए, लेकिन पीसीआर और एमसीआर के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम एक कैमरा पीसीआर या एमसीआर में वहीं से नहीं कट कर सकते। आप नदीम एहसान को बोले उन्हें वहीं से दिखा अब वो मुमकिन नहीं होगा कि नहीं वो कर लेगा। नदीम एहसान को बोले वहीं से कट करके दिखा। हाँ ये नदीम एहसान। नदीम साहब की टीम आ गई है। तलत साहब रेड लाइन जी, शावेज, सादिया, खुर्रम, रजा, आपकी टीम में से खाना दुकान से खाता है। उड़ कैसे आ जाए यार, जगह नहीं है। ये उड़ान भरे और इधर आ जाए। इनका सबसे बड़ा कमाल ये है जी कि ये मुझे बर्दाश्त करते हैं। इनके तालियां दी। हिम्मत है भाई बच्चों। तुम्हें कौन बर्दाश्त करते हैं? और आप मेरे भी तालियां बजाओ। और हमारे पीसीआर की टीम भी आई है, उन्हें भी वेलकम कहेंगे यहाँ पर। तलत साहब की टीम आ गई है। इफ आई कुड ऐड, जो मसला है इनका वो ये होता है कि मैं तो खाना खाता नहीं हूँ काम के बाद, कितना तो अब इनको फिर चने और पानी साथ लेके चलना पड़ता है और मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ। रजा जो है मेरे साथ बड़े तवील अरसे से प्रोड्यूसर हैं, ये सीरिया में काम कर रहे थे, हमने इनको वहाँ से बुलाया। ये गाजा में मेरे साथ गए, सवात में इनको शार्पनर लगा, ये मरते मरते बचा और जो अल्लाह ने जान दे दी तो फिर गलती की, मेरे साथ काम दोबारा शुरू कर। सो थैंक यू वेरी मच। जी किरण, दो टोक बुलाइए। अच्छा, मैं तो इन तमाम पूरी टीम को इसलिए ओन करती हूँ क्योंकि एक लंबा टाइम 13 इयर्स और फिर ड्यूज के साथ वक्त गुजारा और फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आई, तो पूरी पीसीआर एमसीआर सारी टीम को ओन करती हूँ। लेकिन शुजात अली मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं वो पिछले 8-9 साल से मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा माज और साथ में उनीज़ा मेरे साथ मौजूद हैं और नवीद, ये मेरी पूरी की पूरी टीम है। और जितना भी हम आउटडोर गए या उससे पहले भी जितना कुछ हम करते रहे तो ये मेरी टीम का बहुत बड़ा किरदार होता है 2-2 की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाने में, कंटेंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। बाल उठाने वाला कौन है? थोड़ा सा काम वो मैं आसिफ। ठीक है, ठीक है। हमारी जो टीम हिस्सा है अबूजर, उनको हम इस्लामाबाद में छोड़कर आए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुलदस्ता था, तो ताकि टेक्निकल का या सिस्टम का किसी चीज़ की कमी ना हो तो हमने अबूजर को वहाँ लगाया कि वो वहाँ से काम करते रहें और बाकी मेरी टीम यहाँ पर मेरे साथ। ठीक है जी। मुनीर फारूक, मेरे सवाल बुलाइए। मैं बुलाना चाहूँगा अली मुनीर को, अब्दुल अलीम को, हुसैन जावेद को और वसीम को। ज़रा ब्रिलियंट टीम। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये बड़े सेल्फलेसली काम करते हैं और इन्होंने बड़ा अकोमोडेट भी किया है इन रियली लाइक टफ टाइम और दे पुट अ ग्रेट शो। नेचुरली और सही सिमत में चलाना है, पूरे पासे चलना है। अच्छा जी, हसन निसार साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके प्रोड्यूसर हैं फारूक साहब। इनके लिए स्पेशल था, आपके लिए स्पेशल था। ज्यादा तालियां, ज्यादा तालियां, क्योंकि इनका जो साहब आपकी टीम, आपकी टीम, मेरी टीम, सारे जो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो मेरी टीम है और वही प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और वो लोग जो जर्नलिज्म में बिलीव करते हैं वो सारी मेरी टीम का हिस्सा है। एंड क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम। शाहिदुर रहमान साहब को माइक। ये मेरे प्रोड्यूसर हैं उस्मान और उमर, ये शिकवा कर रहे हैं कि मैंने कोई तारीफ नहीं इनकी की। मैं ये जरूर कहूंगी बहुत मुख्तसर वक्त में इस टीम ने एक प्रोग्राम को फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है समा टीवी के ऊपर और ये इन सबकी मेहनत है। साथ ही साथ मेरा पैनल है जिनमें से 3 लोग मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट इसको ये जाता है कि ये ऐसे लोगों को बर्दाश्त करता है जो बाज़ का सबके लिए मुसीबत खड़ी करने वाले। बहुत शुक्रिया वो लोग जो। अच्छा जी, शाहिदुर रहमान साहब।
अब पहले ये मैं सवाल के बगैर तो बात हो नहीं सकती। ये इतना बड़ा जो हमने ट्रांसमिशन चलाई है, किसी बंदे ने आपके लिए मुश्किल भी की टेक्निकली कि भाई कैसे कंट्रोल होना है सब कुछ, या सब स्मूथ गया है? नहीं, सब स्मूथ गया है। वो इसलिए कि पिछले 1 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन होगी हमें उसको एक बड़े स्टूडियो के अंदर, एक हाइब्रिड स्टूडियो के अंदर हमें उसको डिज़ाइन करना है और सेटअप करना है। और माशाल्लाह से हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है और सारी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है, तो हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन इसकी कवर कर सके। और हमारी टीम, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बेस्ट टेक्निकल टीम है, किसी और चैनल के पास ऐसी टीम नहीं है, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये हाइब्रिड को जरा एक्सप्लेन कर दें, वरना लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। बेहतर होगा। बेसिकली हाइब्रिड वो है जी कि जहाँ पे रियल टाइम सेट भी लगा हुआ है, आपके बुनियादी तौर पर ऑर्नामेंट सारे मौजूद है, और फिर उसके बाद क्रोमा भी है, और इसका असली एलिमेंट कोई असली नहीं है। ये शायद रहमान साहब बताएंगे सर, कोई असली एलिमेंट। So there's a virtual set, there's a virtual set and there's a real set. That's hybrid. ये पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग का सिस्टम है। नहीं, बिल्कुल अलग है। चलें जी, अब ये वर्चुअल और एक्चुअल होता है। वर्चुअल और एक्चुअल ये इतनी बड़ी टीम आपके सामने मौजूद है, इस टीम को लेके चलना, हैंडल करना, कौन कब कहां किस पोजीशन पर होगा और क्या जिम्मेदारी अदा करेगा, वो जी हमारे साथ मौजूद है हाफिज तारिक साहब, जो कि डायरेक्टर है इस पूरे शिप के। इसको लेके चलते हैं, उनको वेलकम करेंगे। हाफिज 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 This guy is very good. This guy is very good. Hafiz, 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 Hafiz. सब प्लीज स्टैंडिंग। हाफिज, प्लीज आप यहाँ पे आए। माइक ले ये हाफिज साहब, माइक ले ले, माइक ले लें आप दो। माइक पोजीशन और नाम का आगाज ये हाफिज से, तो फिर आप देखें और आज मौका की मुनासिबत से खाकी पैंट भी आपने बताया सबसे ज्यादा परेशान किसने किया आपको यहाँ पे? मौका की मुनासिबत से खाकी पैंट भी आज पहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। तो अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के अवाम का। करोड़ों नाजरीन ने समा टेलीविज़न की ये नशरियात देखी हैं और लोगों ने देखा कि किस तरह से जो एक प्रोफेशनल टीम है उसने अपना प्रोफेशनल काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट थे, जो समा की जो पहले कवरेजेस थी, यानी इलेक्शन से पहले जो रिज़ल्ट की डिलीवरी, लोगों ने कहा कि अगर किसी के नताइज पर एतबार करना है तो समा टेलीविज़न देखें, क्योंकि हमने तो हमारी जो भी लोग थे, हमारे कंट्रोलर न्यूज़ ख्वाजा हसनैन साहब, वहीद साहब, नसीर साहब, रागिब हैं हमारे जो एनालिस के हेड हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के इंचार्ज हैं उबैद, न्यूज़ का एक एक फ़र्द उसने अपनी जो बिसात है, इस्तात है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर काम किया। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो ब्यूरो चीफ्स यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वो जागते रहे, ना उन्होंने दिन देखा ना रात देखी। हमारे जो OSRs हैं, हमारे नुमाइंदगान हैं, हमारे जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया है, नई तारीख रकम की है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ हमारी ये जो पैनलिस्ट का, मैं नदीम मलिक साहब ने, तलत हुसैन साहब ने हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे लोगों को बहुत इनकरेज किया, उनको मौका दिया कि वो टेलीविज़न पर आए, उनको मौका दिया कि किसी और जो एक्सपर्ट हैं जिनको शायद हलकों के बारे में मालूमात भी नहीं होते, उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग थे उनको मौका मिला है समा टेलीविज़न के अंदर कि वो आए और अपने जो है जो ओपिनियन है, जो हक़ाइक़ हैं वो बताएं। किरण, आयशा को हमने बहुत तंग किया, आयशा ने बहुत मैराथन ट्रांसमिशन की है, बहुत घंटों बैठे रहे हैं। साथ साथ इफ्तिखार अहमद साहब ने हलकों के ऊपर प्रोग्राम किया, किरण ने प्रोग्राम किया, मुनीफ फारूक साहब से भी हमने बहुत लिबर्टी ली, थक भी जाते थे फिर भी हम उनको कहते थे। जैगम साहब, शहजाद चौधरी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो हमारी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें ये लिबर्टी दी कि हम अपना जो काम है वो ईमानदारी से कर सकें। मैं चेयरमैन, हमारे चेयरमैन हैं अलीम ख़ान साहब, हमारे एडवाइज़र टू द चेयरमैन अकरम चौधरी साहब हैं,
फराज चौधरी साहब हैं, हमारे CEO हैं जुनेद अमीन साहब, इन सब लोगों की हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट रही है। हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, चाहे हमारा क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो, हारिस शद यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे डिजिटल के आसिम आज यहाँ पे नहीं है, वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। हमारा एडमिन डिपार्टमेंट जो उनकी सपोर्ट थी, शाइमा, अबू बकर, इम्तियाज़, यानी कोई डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ कि जब हमें ज़रूरत पड़ी हमारे जो हमारे कुलीग थे उन्होंने हमें जो ऑफिस बॉय है जो उन्होंने उस वक्त चाय पहुँचाई जिस वक्त हमारी, जिसको कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत थी। हमारे जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने हमारे रिपोर्टर्स को स्पॉट पर पहुंचाया। हमारे जो फ़र्द हैं जो इस समा फैमिली से वाबस्ता है, उन्होंने अपनी जो भी इस्तिताअत है उससे कहीं बढ़कर काम किया और प्रूव किया कि समा टेलीविज़न जो है वो एक फैमिली है और समा टेलीविज़न के एक फ़र्द हैं, एक फ़र्द ने पाकिस्तानी नाजरीन के लिए जो प्रोडक्ट दी है, मैं समझता हूँ कि वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में बाकी तमाम टेलीविज़न चैनल्स के लिए एक रोल मॉडल होगी कि किस तरह से ट्रांसमिशन होती है, किस तरह से कवरेज होती है और किस तरह जो है प्रोफेशनल काम अदा किया जाता है। मैं तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुनीर फारूक साहब, जैगम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, किरण साहब, अबसार आलम साहब। यहाँ भी मुझे अच्छा अबसार पहले तो कर ही दिया, अभी भी कर दें। अबसार को खामोश कराया जाता है, बताएं। असल में वो अबसार, इफ्तिखार और निसार हमारे यहाँ जो तीन एक वो है ना। थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, हाफिज साहब हाफिज साहब हम आपसे डरते हैं। ये देखें तो नदीम मलिक साहब, हाफिज साहब देखें प्लीज ऐसे ना करें, हम मेरा क्या काफी हम अब तो यही अलायंस चलेगी यही कोalition होगी। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, मैं आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस ट्रांसमिशन के, आप हमारे स्टार्स हैं और एक वो स्टार्स हैं जो अभी भी इस स्क्रीन पे नहीं समा सके, वो पीछे हैं और इन स्टार्स की बदौलत ही हम जो है वो आज समा ने अपने आप को प्रूव किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज़ कहने की मुझे इजाज़त दे दें, ये मुझे इस ट्रांसमिशन की जो खूबसूरती और जो आवाम में पसंद की गई वो इस वजह से पसंद की गई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुलकर और बगैर किसी जानिबदारी के यहाँ पर बात हुई है और इस वजह से ये ट्रांसमिशन पसंद की गई और हमें इसका रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त मिला। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, थैंक यू कि आपने हमें इस चीज़ की इजाज़त। हाफिज साहब ने बाई नेम सबका शुक्रिया अदा किया है, तो मैं भी सबका, एक पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात हमारे साथ काम किया। जब हम लोग फील्ड में थे सबसे मुश्किल आपके ब्यूरोज उस वक्त मुश्किल में थे, जिस भी हम ब्यूरो को तंग करते थे वो 8-10 घंटे ब्यूरो चीफ समेत हमारे साथ वो फील्ड में धुंध के अंदर, फॉग के अंदर वो घूम रहे होते थे। ब्यूरो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, वहाँ उनको जितनी मेहनत करनी पड़ी मेरे ख्याल में मेरे से 4-6 गुना ज़्यादा आपके कैमरामैन और आपके ब्यूरो चीफ उस वक्त मुश्किल में होते थे। ये जो मेरे साथ साथी बैठे हैं, अबसार है, तलत है, ये 30-35 साल से दोनों मेरे साथ हैं। ठीक है जी। और जितना मुशक्कत और मेहनत इन्होंने सारी इस लाइव ट्रांसमिशन में की है, इन सारों को शाबाश है। ठीक है जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। इफ्तिखार साहब ने जो इलेक्शन सेल रन किया यहाँ पे, उनको भी शाबाश, और सबसे बढ़कर हाफिज तारिक साहब, आपको शाबाश कि आपने हम सबको बर्दाश्त किया। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं यूके से, उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है कि जी हमारा तज़किरा भी करें क्योंकि यूके में उन्होंने नंबर्स हमें भेजे हैं, समा जो है वो नंबर 1 पे है। तो शौकत डार साहब अभी भी कुछ लोग हैं जिनका नाम यहाँ जरूर लूंगी, पीसीआर और न्यूज रूम के, क्योंकि अगर हम सब आपको दिखाई दे रहे हैं तो उन लोगों की वजह से दिखाई दे रहे हैं। अशफाक हैं, मोहसिन हैं, मैं क्लैप करने का टाइम बिल्कुल दूंगी, तसल्ली से क्लैप कीजिएगा। अशफाक हैं, मोहसिन हैं, नासिर हैं और बाकिर मौजूद हैं। एक बात मैं भी जरूर यहाँ कहना चाहूंगी, वो हेल्पिंग स्टाफ, ये हम लोग जो यहाँ से नारे लगाते हैं चाय पानी कॉफी जल्दी आए, हम फ्यूल अप हो जाएं, वो हेल्पिंग स्टाफ पिछले 7 दिन से 24 घंटे मुयस्सर रहता है और वो सब लोगों ने अपनी नींदें खत्म की हुई हैं। बिल्कुल उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक आवाज़ पर वो हमें फैसिलिटेट करते हैं और जो मैनेजमेंट की सपोर्ट रही इन सब लोगों को फ्यूल अप करने में, जोड़ के रखने में कि किसी को कोई खफगी शिकवा किसी से ना हो, जो इंतजामात रहे हैं वो भरपूर रहे। और तारिक साहब की बात को मैं सपोर्ट करूंगी कि रोल मॉडल है तमाम चैनल्स
के लिए आप बड़ी से बड़ी टीम चला सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं, मुस्तैद रख सकते हैं अगर आप उनको फ्यूल अप करते रहें, और वो फ्यूल अप यहाँ होता रहा है। से इफ्तिखार होगा अगर अफसार सब कुछ वाह वाह वाह, कुछ ऐसा ना कहते फिर मैं निसार हूँ आप पर। देखिए, शुक्र है मुझे निसार नहीं किया और मुझ पे निसार हो गए, वरना मैं क्या कर सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे 30 साल सहाफ़ती करियर और 2 साल बीच में मैं पैमरा में भी रहा। मेरा ये ज़िंदगी का शायद सबसे बेहतरीन तजुर्बा है आप सब लोगों के साथ काम करना, और मैं बहुत आखिर में आया आप लोगों की मेहनत से। समा पहले ही पाकिस्तान का और दुनिया का एक जाना पहचाना चैनल है, और इस दफ़ा जो हमारी रेटिंग सबसे ऊपर गई है उसकी गवाही डेटा भी दे रहा है, जिसमें से एक हिस्सा तलत साहब ने अभी आप लोगों से सबसे शेयर किया। ये सब आप लोगों की मेहनत है। पिछले 16 साल से आप लोगों ने जिस तरह समा को बनाया और इसको तरक्की दी, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसका फल खा रहा हूँ। आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की ये इज़्ज़त है, और आप लोगों को ही इसका सिला मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आई फील प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ यू नाउ, और इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और मज़ीद समा को तरक्की देंगे। इसकी मैनेजमेंट, समा की मैनेजमेंट और समा के वर्कर्स, देखें मैनेजमेंट और वर्कर्स का जो आपस का ताल्लुक़ होता है ये बहुत अहम होता है। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे एक जमहूरी रवैया है मैनेजमेंट में भी, वर्कर्स के दरमियान में, और जो सीनियर आपका यहाँ पे स्टाफ है उसके दरमियान। ये बहुत रेयर है, ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता। अक्सर एंकर्स जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, ये सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो बड़ी चीज़ समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक फैमिली का सा माहौल है वो वाकई फैमिली का माहौल है, जिसमें एंकर्स और एक चाय वाले के दरमियान किसी भी किस्म का कोई स्टेटस या प्रोटोकॉल का मसला नहीं है। तो ये जो कल्चर डेवलप किया आप लोगों ने, ये बायसे अब आयशा कह रही है कि जल्दी से आप मुनीब ये दे दो। मुनीब आप वैसे ही बोलोगे, आपके पास मैं नहीं सिर्फ बोलना है लेकिन ठीक। अच्छा, ऐसा ही होता है माइक हाथ में। मुनीब जल्दी से। वेल सेड अफसार, वेल सेड, वेल सेड अफसार, वेल सेड। भाई हम गुजारिश करेंगे आधा मिनट दीजिए। जी मुनीब, आधा मिनट ही है। पहले तो मैं हाफिज तारिक साहब को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, और बड़ा अच्छा लग रहा है 5-6 दिनों के बाद इन्हें बगैर वायरलेस सेट के देखा है। जब भी इन्हें देखते थे ऐसे लगते थे बंदा उठाने आए। फिर हम इनसे डर के पूछते थे सर खैर है, मतलब खैरियत है, फिर ये हमारी तरफ देखते थे और हम इनकी तरफ देखते थे। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम हमारी टीम का जिन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से काम किया, और आई रियली फील प्राउड कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम, और व्हाटएवर वी कुड कंट्रीब्यूट। ठीक है जी, ये हमारी समा ट्रांसमिशन थी। यहाँ मौजूद सबका शुक्रिया, हमारे देखने वालों का तो भरपूर शुक्रिया है। हमारे साथ जुड़े रहिए, समा आपके लिए समा बांधता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, समा टीवी जिंदाबाद। वंडरफुल, क्लैप नाउ। ठीक है, अरे